नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं 17-18 के पेपर के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो 17-18 तारीख को पेपर है, तो उसमें हिंदी के मोस्ट जनरल क्वेश्चन के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये हिंदी के 75 क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो 75 के 75 क्वेश्चन हम कराएंगे और 75 क्वेश्चन में से आपने अगर 70 क्वेश्चन कर लिए, 75 में से 70 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी हिंदी टॉप पर है। तो देखते हैं दोस्तों, आइए हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द एन के स्टडी आपका अपना चैनल। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा, भोजपुरी है, अवधी या मगधी भाषा में? आइए देखते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल हिंदी का। देखते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी और मगधी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अवधी भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है, उसका दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? दोस्तों मात्र 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं आंसर बताने के लिए। 4 सेकंड बाद हम आपका आंसर बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा सही है? वेट कर लेते हैं सेकंड के लिए दोस्तों। अगर आपको उत्तर पता तो ज़रूर बताएं कमेंट में, नहीं पता तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू या हिंदी? देवनागरी लिपि। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका। जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, छः वर्ड किस योग से, किसके योग से बना है? 6 वर्ड जो है किसके योग से बना है? क प्लस स या क प्लस च, क प्लस छ या फिर क प्लस छ? देखते हैं आंसर आंसर कौन सा सही है इसका। और समाचार दे रखे, कमेंट में आंसर जरूर अपना कमेंट करें। तो इसका आ नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए क प्लस स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दस्त नहीं है, दंत नहीं है, जो मतलब दांत से, दांत लग के बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, त, ट। जो ट आपका ऑप्शन नंबर डी वो दंत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क वर्ड जो है उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ, कंठस्थ, कंठ, नासिक, तालु? देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका। आंसर कमेंट में जरूर बताएं। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ है, मतलब ओठों से लग के बोलता है, या फिर कंठ है, गले में जीव लग के बोलते हैं, या फिर नासिक, नाक के जरिए से बोलते हैं हम लोग, या फिर तालु? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कंठ। का वर्ड जो है कंठ से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? प, ट, द या थ? ऑप्शन नंबर सी आपका द करेक्ट आंसर है। सी नंबर द जो वर्ड है वो घोष है। 9 से 13 क्वेश्चन न रखे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सी शब्द शुद्ध है?
बर्तनी दर के इनमें शुद्ध कौन सा है वो छांटना है आपको। चार चार ऑप्शन दे रखे सारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका शीर्षक, शीर्षक या शीर्षक, शीर्षक या शीर्षक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, शीर्षक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है मंत्रिमंडल, ऐसा लिखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अतिथि या अतिथि, अतिथि या फिर आतिथि। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें करेक्ट कौन सा है, अतिथि, ऑप्शन नंबर बी अतिथि, अतिथि लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पूर्ति या पूर्ति या पूर्त या फिर पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो पूर्ति कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पूर्ति, रात ता पे ऊपर उठता है। आगे 13वां क्वेश्चन है निरस्ता, निरसता, निरस्ता या फिर नीरसता। ऑप्शन नंबर डी नीरसता करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा, महा प्लस आत्मा से शब्द का संधि विच्छेद है ना, तो इसको संध करनी है, विच्छेद दे रखा है आपका, संध करनी है, महात्म, महात्मा, महात्म या महात्म। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महात्मा करेक्ट आंसर है, महा प्लस आत्मा महात्मा को मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रमा प्लस ईस बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है। रमा प्लस ईस बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है। तो आ प्लस ई, आ प्लस ई आते हैं आपके। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है आपका, दीर्घ संध है, वृद्धि संध है, गुण संध या फिर एड़ संध है। तो ऑप्शन नंबर सी गुण संध, आ प्लस ई गुण संध है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है उच्चारण का संध विच्छेद क्या होगा, उच्चारण का संध विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे उच्च प्लस आरण, उच्चा प्लस रड़ या फिर उच्चार प्लस ड़ या फिर उत्त प्लस चारण। उच्चारण, तो देखते हैं उच्चारण का ऑप्शन नंबर डी आपका उत्त प्लस चारण इसका करेक्ट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे आपके तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर अवयवी भाव समास रसोई घर में। और देखते हैं दोस्तों रसोई घर में कौन सा समास है। आपको अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसका। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, रसोई का घर, क्योंकि तत्पुरुष समास में का की के आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय, नीली गाय, नीलगाय मतलब नीली गाय तत्पुरुष है या फिर अवयवी भाव है या फिर कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है। तो कर्मधारय समास है इसमें नीली गाय। क्वेश्चन नंबर 19 है पीताम्बर, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। तत्पुरुष, अवयवी भाव समास या फिर कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है आपका चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है। अपादान, अधिकरण, संप्रदान या संबंध। दोस्तों आपका है अधिकरण मैं पे पर, अधिकरण में आता है आपका मैं पे पर, तो भाई इसमें पर पूछा है, पर कौन सा कारक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 20वें नंबर का अधिकरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए।
आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया कर्ता है, कर्म है, करण है या अपादान है? वह घर से बाहर गया। दोस्तों आपके कारक दे रखे होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर से अपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में पर संबोधन है या ये हो, तो वही कारक आप गए हैं कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अपादान कारक। अपादान से अलग होने के लिए होता है ना, तो वह घर से अलग हो रहा है दोस्तों। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सोम, होतासन, अच्छ या आलय। दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची होते हैं अग्नि, होतासन, पावक, अनल। तो वही आपका पूछा है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको आंसर पता तो कमेंट में आंसर इसका जरूर लिखें। तो इसका वही नंबर होतासन, अग्नि, होतासन, पावक, अनल इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे जलज, पीयूष, जलद या जलद। दोस्तों कमल के पर्यायवाची होते हैं अगर पीछे जा आ जाए, जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, अगर पीछे जा आ जाए तो ये कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर पीछे धा है, धा धनुष, जलद, वारद, नीरद, तो ये बादल के हो जाते हैं, समुद्र के, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जलज करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मधवा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो घर के होते गृह, निकेतन, सदन, आवास, भवन। तो वही इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है, निकेतन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, निकेतन घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा? हरेड़, हरेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बेहग, खग, हंस या फिर मृग। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, मृग। हरेड़ का पर्यायवाची शब्द मृग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपकार का विलोम है। उपकार, उपकार मतलब भलाई करना, इसका विलोम क्या है? प्रतिकार, परोपकार, अपकार या फिर अनुपकार। तो उपकार का दोस्तों पर्यायवाची शब्द अपकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगत का विलोम है। आगत का विलोम है अनागत, विगत, स्वागत या विरत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन सा सही है। आगत का विलोम अनागत होता है दोस्तों, क्यों आगत और अनागत। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, सापेक्ष का विलोम है। सापेक्ष, आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष या कोसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्मरण का विलोम है। स्मरण मतलब याद करना या याद रहना। स्मरण, इसके ऑप्शन दे रखे भूलना, स्मरण, विस्मरण या सुस्मरण। तो देखते हैं स्मरण का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी स्मरण इसका करेक्ट आंसर है। स्मरण का विलोम सॉरी विस्मरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, अथ का विलोम है। अथ, अथ का विलोम कौन सा है? पथ या अंत, प्रारंभ या फिर इति। देखते हैं अथ का विलोम कौन सा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अथ का विलोम इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया रखे आपके 32 से 36 निम्नलिखित वाक्यों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका, जिसमें संदेह न हो को कहते हैं। जिसमें संदेह न हो उसको
क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या विचारणीय, जिसमें संदेह न हो। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे बोलते हैं हम असंदिग्ध, जिसमें संदेह न हो। असंदिग्ध मतलब जिसमें कोई संदेह नहीं है। तो 33 क्वेश्चन आपका, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त या फिर प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो मतलब जिस पर केस चल रहा हो, तो उस ऑप्शन नंबर सी अभियुक्त करेक्ट आंसर है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 34, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जो आँखों के सामने उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष या विलुप्त। तो दोस्तों जैसे जो आँखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है, क्यों? सामने दिखाते हैं प्रत्यक्ष, और जो दिखाई नहीं देता उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो आँखों के सामने उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, दावानल, बरहाग्न या जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन में इसका कौन सा सही है। अगर आपको दोस्तों आंसर पता तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो बड़वानल है, दावानल है या बरहाग्न है या फिर जठराग्नि है। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी दावानल इसका करेक्ट आंसर है। जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव या फिर अवैध। जो कानून के विरुद्ध मतलब जो कानून के दायरे में रहकर काम न करता हो, कानून के ठीक उल्टा चलता हो, या सरकार का कोई मतलब नियम कानून नहीं मानता, उसको हम अवैध कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, मोहन को हिंदी पढ़नी है। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के पास गया, इसमें कौन सा वाक्य है? ए नंबर मिश्र है या फिर बी संयुक्त या फिर सी सरल या फिर डी कठिन। तो देखते हैं आप दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है। बी नंबर सही है, संयुक्त इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो, सत्य बोलो लेकिन कड़वा कट मतलब कड़वा सत्य न बोलो। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या फिर लघु वाक्य है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर बी सही है, संयुक्त वाक्य इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है घबरा जाना, बहुत परेशान करना, परिश्रम करना या फिर दुखी होना। छाती पर मूंग दलना मतलब छाती पर खड़े ही रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है, बहुत परेशान करना, क्योंकि छाती पर मूंग दलना बार बार परेशान करना। आगे क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब जी जान लगा देना। जान पर खेल के काम करना कोई। तो ऑप्शन नंबर ए है, जोखिम उठाना, साथ दिखाना, जोर लगाना या फिर हार मानना। जान पर खेलना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जोखिम उठाना। जान पर खेलना मतलब खतरनाक काम करना, जान की कोई परवाह ना करना, जिसको कहते हैं जान पर खेलना। क्वेश्चन नंबर 41, कान में तेल डालना का अर्थ है। कान में तेल डालने का अर्थ है कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठ जाना या बहरा होना। कान में तेल डालना का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कुछ न सुनना, कान में तेल डालना। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना, तो ऑप्शन दे रखे इसके, ए नंबर भाग जाना, गायब होना, दौड़ना या फिर साथ छोड़ना। 9 2 11 होना तो फुर्र हो गया या फिर 9 2 11 हो गया। ऑप्शन नंबर ए भाग जाना, 9 2 11 होना भाग जाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 2 11 होना होता है मतलब फुर्र हो जाना,
गायब हो जाना, तुरंत भाग जाना, दिखाई नहीं देना। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है गांठ में बांधना, अर्थात गांठ में बांधना अर्थात तो उसको क्या कहते हैं, गांठ में बांधने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दे के खूब याद करना। कसकर बांधना, बगल में बैठाना, या फिर मजबूत बनाना। गांठ में बांधना, गांठ बांध ली कहते हैं दोस्तों, गांठ बांध ली उसने, और उसने उसकी बात को गांठ बांध लिया, मतलब कोई जो बात है उसको याद कर लिया, याद करे अपने माइंड में सेव कर लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, खूब याद करना, गांठ बांधना। ठीक से याद कर लिया। तो आपके क्वेश्चन 44 से 48 तक दे रखे, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक ही सही है। सही उत्तर का चयन करें। गद्यांश दे रखा आपका, जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए हो है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? एक बार दोबारा पढ़ ले दोस्तों। ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हैं और सारा बदन पसीने से तर है। तो आपका ये आ गया क्वेश्चन, यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? रामदास सिंह दिनकर है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर गुलाब राय है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, रामदास सिंह दिनकर ने ये गद्यांश लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी के असली मज़े किन के लिए? जिंदगी के असली मज़े किन के लिए? जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, या फिर जो पैसे वाले हैं। तो ज़िंदगी के मज़े दोस्तों उन्हीं के लिए होते हैं जो कोई काम नहीं करते, मज़े तो वही लेते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, परिश्रम करते हैं, बाद में आराम उन्हीं के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपयुक्त गद्यांश में से किस बात के महत्व को बताया गया? उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति, जीवन, श्रम, या फिर भाग्य। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रम। उपयुक्त जो गद्यांश था उसमें श्रम मतलब परिश्रम के महत्व को बताया गया, बढ़ावा दिया गया है, हमें परिश्रम करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है आपका 47 है, तो देखते हैं दोस्तों, जो धूप में खूब सूख चुका है उससे क्या अभिप्राय है? जो धूप में खूब सूख चुका उससे क्या अभिप्राय है? कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना, या फिर रेगिस्तान में रहना। तो जो धूप में खूब सूख चुका है उसका ऑप्शन नंबर ए, कड़ा परिश्रम करना। धूप में वही सूखेगा जो मेहनत ज़्यादा करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से निकला हुआ अमृत। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवन का सार, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो ऑप्शन नंबर दे रखे, उत्प्रेक्षा, अन्युक्त, या फिर अनुप्रास, या फिर रूपक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना रे, मतलब चंद्र खिलौना, खिलौनों को चांद के समान बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर धन सुन, कहत खलन सन राम हृदय गुण, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, शैलेश, या फिर उपमा। तो इसमें
अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की पहचान है जहाँ पर कोई वर्ड बार बार आए। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 है। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ही सही है। सही उत्तर का चयन करें। प्रभुहें चितय पुन चितव महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। प्रभुहें चितय पुन चितव महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। इसका क्वेश्चन नंबर 51 है। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो देखते हैं दोस्तों इसमें लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे आपके, कबीरदास है, रहीम, दादू या फिर तुलसीदास है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तुलसीदास का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो छंद उसका कौन सा है? दोहा, चौपाई, कविता या फिर सवैया। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका। जो पंक्तियाँ हैं वो किस छंद में लिखी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दोहा छंद में लिखी गई हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। लोचन लोल का तात्पर्य क्या है? लोचन लोल का तात्पर्य क्या है? लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र या फिर गोल नेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी चंचल नेत्र आपका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस प्रकार का वर्णन किया गया है? नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का वर्णन किया गया? किस अलंकार का वर्णन किया गया? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। मन विधिमंडल डोल है ना, तो मन। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली, मगधी, अवधी या फिर ब्रजभाषा। तो देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अवधी भाषा में वो पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं। इन पंक्तियों की भाषा जो है वो अवधी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आपका है। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी, मंजन, आलम या फिर उस्मान। पद्मावत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जायसी। पद्मावत के लेखक जायसी है। जायसी ने पद्मावत को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इनमें से कौन भक्तकाल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तकाल का कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी नंददास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी नावादा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो भक्तकाल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। बिहारी दास ने क्या लिखे हैं? पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं या फिर चौपाई या कवित्त। तो बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्वाई, बिहारी रत्नाकर। कौन सा प्रबंध काव्य है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस जिसका प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? आदिकालीन कविता में, दोहा में, नई कविता में या फिर चौपाई में। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी नई कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 आपका। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का
रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। आत्मजय का रचनाकार कौन है? देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कुंवर नारायण सिंह आत्मजय के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 63। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्त काल की, आधुनिक काल, आदिकाल या फिर ऑप्शन नंबर डी रीत काल की। देखते हैं पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर सी आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? कौन से कवि हैं जिनमें ज़्यादातर मतलब अधिकतर कविताएं जो ब्रजभाषा में लिखी हैं? मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या फिर रहीमदास। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सूरदास ने अधिकतर कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कामायनी किसकी रचना है? कामायनी आंसू, झरना, लहर एक ही की रचना है। तो देखते हैं जयश्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनकी कामायनी है आंसू, झरना, लहर, आंधी, इंतजार ये कविताएं इनकी सारी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत या फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो देखते हैं छायावादी कवि कौन से दोस्तों। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है सुमित्रानंद पंत आपके छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामदास सिंह दिनकर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामदास सिंह दिनकर की? और बस ही अंधा युग, पल्लव या फिर निहार। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बसी जो है रामदास सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता रचना है और बसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 रामलला नेचू। रामलला नेचू किसकी रचना है? घनानंद, तुलसीदास, रैदास या फिर रत्नाकर। ऑप्शन 4 दे रखे। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका। रामलला नेचू किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की रचना रामलला नेचू करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर भारतचंद्र हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल या मोहन राकेश, भीष्म साहनी या फिर ऑप्शन नंबर डी सेठ गोविंद दास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश करेक्ट आंसर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? पुणे में या फिर वाराणसी में, नई दिल्ली में या फिर पटना में। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास है आपका इसके लेखक कौन है? अमरकांत हैं या फिर प्रेमचंद हैं या फिर रांगिया राघव या फिर राजेंद्र यादव। रंगभूमि उपन्यास ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 सर्कस उपन्यास का किसका लिखा हुआ? सर्कस उपन्यास जो है वो किसका लिखा हुआ है? संजीव, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर या फिर यशपाल। सर्कस उपन्यास तो ऑप्शन नंबर ए संजीव ने लिखा है सर्कस उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका अमृत राय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? यमगाथा, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर नई कविता के प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर
ज़रूर करें। तो 75 क्वेश्चन में से अगर आपने 70 ही क्वेश्चन कर लिए तो आपकी हिंदी टॉप पर है। 75 क्वेश्चन थे, कम से कम 70 क्वेश्चन आपको कन्फर्म हो जाने चाहिए। अगर 70 क्वेश्चन आपने कन्फर्म कर लिए तो आपकी हिंदी अच्छी है और आप यूपी पुलिस में 75 में से 70 नंबर आप अवश्य ला सकते हैं हिंदी में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।